आज की इस वीडियो के अंदर हम 1857 की जो क्रांति है उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं, ये पास करेंगे। फिर देखिए, इसमें ये बोला गया है सही विकल्प बताना हमको। 1857 के विद्रोह में कैप्टन हियर्स की सुरक्षा भारतीय सिपाहियों द्वारा की जा रही थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो कैप्टन हियर्स बताओ इसकी जो सुरक्षा है वो कौन कर रहे थे? भारतीय सिपाहियों द्वारा की जा रही थी। 1800 क्रांति जो भारतीय सैनिक थे। देखो, अवध 1859 में भारतीय सैनिक अवध के अंदर कौन सी थी? 41वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। दलील, हम अपने तमाम गोरे अधिकारियों को खत्म कर चुके हैं। उन्होंने क्या बोला था कि हम अपने तमाम जो गोरे अधिकारी हैं उनको समाप्त कर चुके हैं। फिर देखें, टाइलर के टेलीग्राम से स्पष्ट होता है कि केवल सैनिक ही अंग्रेज के विरुद्ध थे। ये गलत है। कि टाइलर के टेलीग्राम से स्पष्ट होता है कि केवल सैनिक ही अंग्रेज के विरुद्ध थे। ये गलत है। देखो, लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर टेलीग्राम लिखा था। टाइलर जो उन्होंने टेलीग्राम लिखा था कमांडर इन चीफ को, किसको लिखा था? कमांडर इन चीफ को लिखा था। हम हमारे लोगों की विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं, क्योंकि एक गांव व जमींदार भी हमारे खिलाफ हो गए हैं। क्योंकि एक गांव और जमींदार भी हमारे खिलाफ हो गया है। ये गलत था। फिर देखिए, एक मुश्त बंदोबस्त नीति ने अवध के ताल्लुकदारों को असंतुष्ट किया। जमीन से बेदखल ये थी, ये सही है। ये लागू हुई थी 1856 को, है ना? देखो, एक मुश्त बंदोबस्त नीति कब लागू हुई थी? 1856 को। अवध के तालुकारों का असंतुष्ट किया। फिर देखो, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा प्रतिनिधि अवध में हुआ था। सबसे लंबा जो प्रतिनिधि हुआ वो कहाँ पे हुआ था? अवध के अंदर हुआ था। ठीक है। फिर देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान शाहमल की गतिविधियों का प्रमुख आधार क्या था? 1857 की जो विद्रोह के दौरान जो शाहमल तो जो उसकी गतिविधियों का प्रमुख आधार क्या था? फिर ये देखो, जो शाहमल था स्थानीय स्तर का राजा था। क्या था? स्थानीय स्तर का राजा था। और यूपी बढ़ोत परगना कहाँ से था? यूपी बढ़ोत परगना। जाट कटुम थे। क्या थे? जाट कटुम थे। 84 देश मुखिया एवं किसानों को संगठित किया। 84 यानी कि 84 देश मुखिया और किसानों को क्या किया था? संगठित किया था। फिर उन्होंने डेरा डाला था। कहाँ पे डाला था? अंग्रेज अफसर के बंगले में। डेरा कहाँ पे डाला था उन्होंने? जो अंग्रेज अफसर का बंगला था ना उसमें डाला था। उसका नाम क्या था? नया भवन था। और उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1857 में। अब इसका आंसर है ना, वो क्या था? 1857 के विद्रोह के दौरान शामिल की गतिविधियों का प्रमुख आधार क्या था? गुप्तचर एवं संगठन था। क्या है? गुप्तचर और संगठन। फिर देखिए, 1857 के विद्रोह के संबंध में शाहबल के बारे में सही कथन हमको बताना है। देखो, शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौद का परगना के निवासी था। शाहमल जो थे यूपी के बड़ौद के परगना के निवासी थे। शाहमल जाट कुटुंब से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? जाट कुटुंब से संबंधित थे। शाहमल ने 1857 के विद्रोह के दौरान 84 देश के किसानों और मुखियों को संगठित किया था। शाहमल ने जो 1857 के विद्रोह के दौरान क्या हुआ था? 84 देश किसानों और मुखियों को क्या किया था? संगठित किया था। तीनों सही है। फिर देखे, कथन कारण बताना हमको, है ना? 1857 के विद्रोह के दौरान शामिल ने 84 देश मुखिया एवं किसानों को संगठित कर एक प्रभावशाली जन आंदोलन खड़ा किया था। हाँ, ये सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान शामिल ने 84 देश के मुखिया एवं किसानों को संगठित कर एक प्रभावशाली जन आंदोलन खड़ा किया। फिर देखिए इसकी व्याख्या, शामिल ने स्थानीय स्तर पर स्वयं को राजा घोषित किया था। क्या किया था? स्थानीय स्तर पर स्वयं को राजा घोषित किया था। एक अंग्रेज अधिकारी के बंगले को न्याय भवन बनाया था। और एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके बंगले को क्या बनाया था? न्याय भवन बनाया था। तथा गुप्तचर तथा सशक्त नेटवर्क स्थापित किया। क्या किया था? गुप्तचर और सशक्त नेटवर्क स्थापित किया था। तो इसका कथन कारण दोनों सही है, और जो कथन है वो कारण की व्याख्या करता है। सही सही। फिर देखिए, 1857 के दमन के संबंध में निम्न के तथ्यों पर विचार करना है हमको। अब इसमें ये देखिए, जो दिल्ली में सितंबर 1857 में विद्रोह का दमन जॉन निकोलसन और हडसन द्वारा किया था। दिल्ली में जो है सितंबर 1857 में हुआ था दमन। विद्रोह का दमन किसने किया था? जॉन निकोलसन और हडसन ने किया था। किसने? निकोलसन और हडसन ने एक किया था। देखो, दिल्ली में अगर बात करें तो 11-12 मई को हुआ था विद्रोह। बहादुर शाह सेकेंड और बख्त खां, इसके द्वारा बहादुर शाह सेकेंड और बख्त खां। और अवध में को हुआ था 4 जून को हुआ था। कब हुआ था? अवध में 4 जून को। और कहाँ पे हुआ था? बेगम हजरत महल। कहाँ पे हुआ था? बेगम हजरत महल। और झांसी की अगर बात करें तो झांसी में भी तो हुआ था 4 जून को हुआ था। कब हुआ था? 4 जून को हुआ था। किसके द्वारा? किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने किया था। किसने के लिए किया था? लक्ष्मीबाई ने किया था। जगदीशपुर में दिखे तो जगदीशपुर में जो है कुंवर सिंह ने करा था। किसने?
जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने 12 जून 1857 को, किसने? जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने 12 जून 1857 को इलाहाबाद बराम बना इलाहाबाद या बनारस की अगर बात करें, किसकी? इलाहाबाद या बनारस की? तो लियाकत अली ने किया था, कब किया था? 6 जून को किया था। इलाहाबाद बनारस में किसने किया था? लियाकत अली ने किया था, 6 जून को किया था। ठीक है। तो ये देखो, अवध में मार्च 1858 में विद्रोह का दमन कालीन कैंपबेल के नेतृत्व में हुआ था। अवध में कब हुआ था? 58 के अंदर खत्म हो गया था विद्रोह। कब हुआ था अवध में? 58 को। और किसने किया था? कालीन कैंपबेल के नेतृत्व में हुआ था। जून में 1858 का विद्रोह का दमन ह्यूमरस द्वारा किया था। सॉरी, जो झांसी है उसमें जून में हुआ था। कब? जून में 1858 में। दमन किसने किया था? ह्यूमरस द्वारा किया गया था। जगदीशपुर के विद्रोह का दमन मेजर विलियम टेलर एवं विंसेंट द्वारा किया गया था। जगदीशपुर में अगर देखें, उसका किसने किया था? मेजर विलियम टेलर विंसेंट ने किया था। किसने? मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर द्वारा किया गया था। इलाहाबाद और बनारस में विद्रोह का दमन कर्नल नील द्वारा किया गया था। इलाहाबाद और बनारस में विद्रोह का दमन किसने किया था? नील द्वारा किया गया था। किसने? इलाहाबाद और बनारस में कर्नल हम्म, इलाहाबाद और बनारस में विद्रोह का दमन किसने किया था? कर्नल नील द्वारा किया गया था। फिर देखें, हमको कल कर्मन का सीक्वेंस बताना है। उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू हुआ था, तो मई जून में हुआ था 57 के अंदर। कब? एमजे 57 के अंदर हुआ था। फिर देखिए, दिल्ली पर पुनः अधिकार के लिए अंग्रेजों द्वारा युद्ध जो किया जाना, दिल्ली पर पुनः अधिकार के लिए जो अंग्रेजों ने सितंबर 1857 में किया था युद्ध। कब? सितंबर 1857 में। अंग्रेज अधिकारी कौन था? निकलसन था। कौन? तो जो अंग्रेजी अधिकारी कौन थे? निकलसन थे, जो वो मर गए थे। ठीक है। फिर ये सितंबर में हुआ था। फिर देखो, लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेजा गया। देखो, लेफ्टिनेंट हडसन जो है बहादुर शाह जफर बेगम जीनत महल कहाँ में थे? बेगम जीनत महल। जफर को बंदी बनाकर रंगून भेजा गया। कहाँ पे भेजा गया? रंगून भेजा गया। कब? अक्टूबर 58 के अंदर। कब? अक्टूबर 58 के अंदर। बहादुर शाह जफर की रंगून जेल में मृत्यु हो गई थी। और जो बहादुर शाह थे जफर जो थे, उनकी रंगून जेल के अंदर मृत्यु हो गई थी। कब? नवंबर 1862 के अंदर। कब हुई थी? नवंबर 1862 के अंदर उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। हर्षन के सम्राट के दो पुत्रों व एक पुत्री की गोली मारकर हत्या की थी। हर्षन ने सम्राट के हर्षन जो था सम्राट के दो पुत्रों व एक पोते की गोली मारकर हत्या कर दी। तो सारे के सारे ये सही थे। बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है जमीन जेल में कब हुई थी? 1862 को हुई थी। फिर देखो, 1857 की क्रांति की सफलता के कारण भी हमको बताना है, सही बताना है। फिर देखो, सीमित नेतृत्व का अभाव था। क्या था? सीमित नेतृत्व नहीं था। भारतीय नरेशों का सहयोग था। जो भारतीय नरेश थे उनका क्या था? असहयोग था। जमींदार व शिक्षित वर्ग की तटस्थता थी। क्या थे? जमींदार व तटस्थ तब जमींदारों व शिक्षित वर्गों की क्या थी? तटस्थता थी। अंग्रेजों की अनुकूलन परिस्थितियां और कूटनीति। अंग्रेजों की क्या थी? अनुकूलन परिस्थितियां और कूटनीति थी। अंग्रेजों की क्या थी? अनुकूलन परिस्थितियां और कूटनीति। सीमित संसाधन के आधार सीमित संसाधन थे। क्या थे? सीमित संसाधन थे। निश्चित लक्ष्य और आदर्श का अभाव था। क्या था? निश्चित लक्ष्य और आदर्श का क्या था? अभाव था। केनिंग की कूटनीति थी। देखो, सीमित संसाधन थे, निश्चित लक्ष्य और आदर्श का अभाव था, केनिंग की कूटनीति थी, चार क्रांति का और चौथा क्या है? क्रांति का समय से पूर्व शुरू होना। क्रांति जो समय निर्धारित किया था उससे पहले स्टार्ट हो गई थी। फिर देखो, लॉर्ड कनिंग को भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार किस पद पर नियुक्त किया था? कनिंग को जो है भारत सरकार 1858 के दौरान किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो वायसराय था। जो कनिंग था वो क्या था? भारत का प्रथम वायसराय था। क्या था? वो प्रथम वायसराय था लॉर्ड कनिंग की अगर बात करें। तो गवर्नर जनरल 1856 से 1862। लॉर्ड कनिंग गवर्नर जनरल 1856 से 1862। 1858 अधिनियम आया, वायसराय का पद सर्जन। लॉर्ड कनिंग सोचा गवर्नर जनरल जीजी थे। ठीक है, जीबी 56 से लेके 62 तक। फिर 58 के अंदर एक नंदिनी आया, वहाँ पे वॉइसराय का पद आया था। कौन आएगा? वॉइसराय का पद। फिर देखिए, अंग्रेजों ने अंग्रेज 1859 के अंत तक भारत तक पुनः नियंत्रण स्थापित करने के बाद पहले जैसी नीतियों से शासन क्यों नहीं कर सके? अंग्रेजों ने क्या हुआ था? 1859 के अंत तक भारत पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने के बाद पहले जैसी नीतियों से शासन क्यों नहीं कर सके? भारतीय जनता से राजनीतिक चेतना बढ़ जाने के कारण। भारतीय जनता में क्या हुई थी? जो राजनीतिक चेतना बढ़ जाने के कारण क्या हुई थी? भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना बढ़ जाने के कारण। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद भारत का शासन किसके अधीन हो गया? क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त
होने के बाद भारत का शासन किसके अधीन हो गया था? ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। किसके? ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद भारत का शासन किसके अधीन होता है? ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। 1858 भारत सरकार अधिनियम आया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। 1858 में क्या होता? भारत सरकार अधिनियम में होता, जिसमें क्या होता? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था ना, वो क्या हो गया था? समाप्त हो गया। शासन की जिम्मेदारी देखो 1858 में भारत सरकार अधिनियम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हो गया। शासन की जिम्मेदारी तो ब्रिटिश क्राउन को दी गई थी। शासन की जिम्मेदारी किसको चली गई थी? ब्रिटिश क्राउन को चली गई थी। गवर्नर जनरल के स्थान पे कौन आ गया था? जिस जी के स्थान पे कौन आ गया था? वायसराय आ गया था। ये देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया। क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो क्या था? समाप्त कर दिया गया था। एक सेकेंड। फिर देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश संसद में भारतीय मामलों के प्रति उत्तरदायी अधिकार कौन था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 जो आया था के तहत ब्रिटिश संसद में भारतीय मामलों के प्रति उत्तरदायी कौन था? तो वो था भारत मंत्री था। कौन था? भारत मंत्री था। भारत परिषद का गठन कब हुआ था? भारत परिषद का गठन कब हुआ था? 58 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 58 के अंदर हुआ था। उसमें सदस्य कितने थे? सदस्य की अगर बात करें तो कितने थे? 15 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। सभापति की अगर बात करें, किसके सभापति की अगर बात करें तो वो था भारतीय सचिव। कौन था? भारत सचिव। देखो 1861 में सेना के पुनर्गठन के दौरान ब्रिटिश ने सैनिक की भर्ती किस आधार पर करने का निर्णय लिया? 1861 में सेना के पुनर्गठन के दौरान ब्रिटिश सैनिकों की भर्ती किस आधार पर करने का निर्णय लिया? 1861 में सेना के पुनर्गठन के दौरान ब्रिटिश ने सैनिकों की भर्ती किस आधार पर करने का निर्णय लिया? तो जातीय और धार्मिक आधार। क्या था? जातीय और धार्मिक आधार था। सैनिक का पुनर्गठन का अगर बात करें तो जो रिपीट थी पील कमीशन की रिपोर्ट 1831। देखो 1861 में सेना के पुनर्गठन के दौरान ब्रिटिश सैनिकों की भर्ती किस आधार पर करने का निर्णय लिया गया? जातीय और धार्मिक आधार था। सेना का पुनर्गठन की अगर बात करें तो जो रिपोर्ट थी पील कमीशन रिपोर्ट 1861 में थी। पील कमीशन रिपोर्ट 1861 में। फिर देखो 1861 में पील कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 1861 में क्या आई थी? पील कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुनर्गठन में क्या मुख्य परिवर्तन किए गए थे? मुख्य परिवर्तन क्या किए गए थे? तो जैसे सेना में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या घटाई गई नहीं, बढ़ाई गई थी। सैनिकों को धार्मिक और जातीय आधार पर भर्ती किया गया। सैनिकों को क्या था? धर्म व जाति के आधार पर भर्ती किया गया। तो भारतीय सैनिकों को मुख्य कमाई दी गई नहीं। ये केवल सेना का उपकरण बदला नहीं। फिर जब 1857 की क्रांति के बाद मुसलमानों के साथ ब्रिटिश नीति क्या रही? 1857 के बाद मुसलमानों के साथ ब्रिटिश नीति क्या रही थी? संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई और संदेह की दृष्टि से देखा गया। संपत्ति जो थी बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई थी और संदेह की नजर से देखा गया था। उनके अधिकारों की गारंटी दी गई नहीं। उन्हें सेना में प्रमुख पद दिया गया नहीं। शासन में शामिल किया गया नहीं। ऐसा भी नहीं था। तो भारतीय नरेशों के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन क्या था? भारतीय नरेशों के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन क्या था? क्षेत्रीय विस्तार की नीति को छोड़ दिया गया। क्या था? जो क्षेत्रीय विस्तार की नीति थी जो थी उसको छोड़ दिया गया था। भारतीय नरेशों के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन क्या था? तो तथा भारतीय नरेशों के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन क्या था? क्षेत्रीय विस्तार की नीति को छोड़ दिया गया। ये क्षेत्रीय विस्तार की नीति को जारी रखा नहीं। सभी रियासतें ब्रिटिश अधीन कर दी गई नहीं। नरेशों को पदमुक्त कर दिया गया नहीं। ये देखो जमींदार और देशी रियासतों के साथ ब्रिटिश नीति में नियमों में से कौन सा कदम उठा गया? जमींदार और विदेशी रियासतों के साथ ब्रिटिश नीति में कौन सा कदम उठाया गया था? जमींदारों और देशी रियासतों के साथ ब्रिटिश नीति में कौन सा कदम उठाया गया? जमींदारों को अधिकारी की गारंटी दी गई और देशी रियासतों को गोद लेने की छूट दी गई। जमींदारों को जो है अधिकारों की गारंटी दी गई ना, जमींदारों को अधिकारों की गारंटी दी गई और देशी रियासतों को गोद लेने की छूट दी गई। और जो देशी रियासतें जो थी उनको गोद लेने की छूट दी गई। फिर देखो 1857 की क्रांति के स्वरूप संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? असत्य बताना है हमको। सर सैयद अहमद खां, रॉबर्ट जॉन लॉरेंस सिल्ले 1857 की क्रांति की विरोधियों की संज्ञा दी थी। देखो सर सैयद अहमद खां ने 1857 रॉबर्ट जॉन लॉरेंस सिल्ले की क्रांति को सैनिक की विद्रोह की संज्ञा दी। ये बिल्कुल सही है। सर जेम्स आउट्रम ने 1857 की क्रांति को मुस्लिम प्रतिक्रिया के रूप में देखा। जो सर जेम्स आउट्रम जो 1857 की क्रांति को कहा था, जो सर जेम्स आउट्रम ने 1857 की क्रांति को मुस्लिम प्रतिक्रिया के रूप में देखा। क्या देखा था? मुस्लिम प्रतिक्रिया के रूप में देखा। ये भी सही था। डब्ल्यू टेलर। देखो ब्रिटिश सावरकर ने 1857 की क्रांति को विद्रोह को
माना, ये गलत है। विधि सावरकर ने 1857 की क्रांति के विद्रोह को माना गलत। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किया था। विधि सावरकर ने क्या किया था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किया था। बेंजामिन राष्ट्रीय विद्रोह। विधि सावरकर ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह माना नहीं। बेंजामिन बिजरोली ने माना था। बेंजामिन बिजरोली ने। फिर जो रॉबर्ट जॉन लॉरेंस एवं सीले ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा। जो रॉबर्ट जॉन लॉरेंस जो है, उन्होंने 1857 की क्रांति को क्या कहा था? सैनिक विद्रोह कहा। फिर देखें 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए, फिर हमको बताना है, सही उत्तर बताना है। सर जे के डब्ल्यू एच रसेल ने इसे श्वेत लोगों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष बताया। तो सर जे के डब्ल्यू एच रसेल ने इसे श्वेत लोगों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष बताया, ये सही है। जॉन ब्रूस नाटन ने इसे जन विद्रोह की संज्ञा दी। तो जॉन ब्रूस नाटन जो थे, उन्होंने इसे जन विद्रोह की संज्ञा दी। क्या दी? जन विद्रोह की संज्ञा दी। मोलिसन के अनुसार यह अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का जन प्रयास था। मोलिसन के अनुसार क्या था? यह अंग्रेजों को भारत से ए, मोलिसन के अनुसार यह अंग्रेजों को भारत से निकालने का जन प्रयास था। अशोक मेहता ने विद्रोह के स्वरूप को राष्ट्र माना। अशोक मेहता ने विद्रोह को क्या माना? अशोक मेहता ने विद्रोह के स्वरूप को राष्ट्र माना। अशोक मेहता ने विद्रोह को क्या माना? अशोक मेहता ने विद्रोह के स्वरूप को राष्ट्र माना। क्या माना? राष्ट्र माना। फिर देखें किस विद्वान ने 1857 के विद्रोह को सभी वर्गों का सामूहिक राष्ट्र प्रयास माना। किस विद्वान ने 1857 में विद्रोह के सभी वर्गों का सामूहिक राष्ट्रीय प्रयास माना? तो वो जो थे डॉक्टर सत्याराय। कौन थे? डॉक्टर सत्याराय। विधि सावरकर ने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। जो सावरकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की बात की थी। देखो जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करूं तो उनकी जो पुस्तक थी भारत की खोज थी। कौन सी पुस्तक थी? भारत की खोज की। सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ था। सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ था। विद्रोह सैनिक क्षेत्र तक सीमित न रहा। सैनिक जो था विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ था और विद्रोह जो सैनिक क्षेत्र तक सीमित नहीं था। शीघ्र ही यह जन विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया। शीघ्र ही यह क्या था? जन विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया था। फिर देखो जो युद्ध धर्म रक्षा के नाम पर शुरू हुआ उसे शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया, ये किसका कथन है? तो डॉक्टर एस एस एन सेन का है। किसका है? डॉक्टर एस एन सेन का है। फिर देखो अभी बात करें जो युद्ध धर्म रक्षा के नाम पर शुरू हुआ उसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया, यह मत किसका है? तो ये है मतलब डॉक्टर एस एन सेन का है। डॉक्टर सत्याराय और एस बी चौधरी और ताराचंद स्वतंत्रता संग्राम बना था। डॉक्टर सत्याराय है और एस बी चौधरी और जो डॉक्टर ताराचंद है उन्होंने क्या माना था? स्वतंत्रता संग्राम माना। क्या माना? स्वतंत्रता संग्राम माना। फिर देखो 1857 की क्रांति के समय यदि पूर्व योजना के अनुसार ही 31 मई 1857 को सभी स्थानों पर एक साथ संघर्ष आरंभ होता तो अंग्रेजों की विजय असंभव होती। यह कथन किसका है? मेलिसन का है। किसका है? मेलिसन का है। दोबारा सुनो 1857 की क्रांति के समय यदि पूर्व योजना के अनुसार 31 मई 1857 को सभी स्थानों पर एक साथ संघर्ष आरंभ होता तो अंग्रेजों की विजय असंभव होती है। कथन किसका है? मेलिसन का है। किसका है? मेलिसन का है। फिर देखो भारतीय शासकों को तूफान को रोकने में बाद की संज्ञा दी है। भारतीय शासकों को तूफान को रोकने में बाद की संज्ञा दी तो कनिंग ने दी है। किसने? कनिंग ने दी है। लॉर्ड कनिंग ने। 1857 की क्रांति की असफलता का कारण स्पष्ट आदर्श के अभाव को किस इतिहासकार ने माना है? विजय सावरकर ने। किसने? विजय सावरकर ने। 1857 की क्रांति की असफलता का कारण आदर्श अभाव के इतिहासकार कौन ने माना है? तो विजय सावरकर ने। फिर देखिए किस इतिहासकार के अनुसार 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सफलता की मुख्य चाबी उनकी कूटनीति थी। आर सी मजूमदार। कौन? आर सी मजूमदार। किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सफलता की मुख्य चाबी उनकी कूटनीति थी? तो ये आर सी मजूमदार ने माना। किस? आर सी मजूमदार ने। फिर देखिए 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो वो था आर सी मजूमदार। किसने? आर सी मजूमदार। 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो वह आर सी मजूमदार। किसने? आर सी मजूमदार ने। फिर देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में निम्न कथनों में असत्य कथन का चयन कीजिए। 1857 की क्रांति के संबंध में पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन का विचार कीजिए।
तो देखो द ग्रेट रिबिलियन लेखक अशोक मेहता है। कौन है द ग्रेट रिबिलियन? जो है अशोक मेहता है। भारत में राष्ट्रवाद पुस्तक, राष्ट्रवाद जो पुस्तक थी वो डॉक्टर सत्याराव द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? डॉक्टर सत्याराव द्वारा लिखी गई थी। हमको असत्य कथन ढूंढना था। फिर देखिए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक सावरकर द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये क्या था? भारत का प्रथम संग्राम, ये वीर सावरकर द्वारा लिखी थी। राजस्थान की और 20 अठारह सौ 57 की जो 50वीं वर्षगांठ पर लिखी थी, 50वीं वर्षगांठ पर लिखी थी। वीर सावरकर ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की रचना भारत में रहते हुए की थी? नहीं, वीर सावरकर ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जो रचना है इंडिया हाउस लंदन में की थी। कहाँ पे की थी? इंडिया हाउस लंदन में की थी। फिर देखो सूबेदार सीताराम पांडे और उनकी कृति फॉर्म सिपोय टू सूबेदार के संबंध में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। क्या है? सूबेदार सीताराम पांडे और उनकी कृति फॉर्म सिपोय टू सूबेदार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना? और हमको बताना है। देखो सेवानिवृत्त के बाद सूबेदार सीताराम ने 1861 में अवधि भाषा में अपने संस्मरण लिखे। सेवानिवृत्त के बाद सूबेदार सीताराम ने 1861 में अवधि भाषा में अपने संस्मरण लिखे। इन संस्मरणों का अंग्रेजी का अनुवाद नॉर्गे द्वारा किया गया और उसी ने इसे प्रकाशित किया। इन संस्मरणों का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो नॉर्गे द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नॉर्गे द्वारा किया गया और इसी ने इसे प्रकाशित किया था और इसी ने इसे क्या किया था? प्रकाशित किया था। सूबेदार सीताराम पांडे ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन दिया था। सूबेदार जो सीताराम पांडे जो थे उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था। किसका? अंग्रेजों का। सीताराम पांडे का मत था कि अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के प्रतिनिधियों ने सिपाहियों को अंग्रेजों के विरुद्ध उकसाया। सीताराम पांडे का मत था कि अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के प्रतिनिधियों ने सिपाहियों को अंग्रेजों के विरुद्ध में भड़काया या उकसाया। फिर देखिए एक बार कारतूसों नोट है कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी को भी उन्होंने ये कहानी बताई। जो कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी को भी उन्होंने ही क्या बताई थी? कहानी ये बताई थी। फिर देखिए माध्य प्रवास के लेखक कौन है जिसमें 1857 की क्रांति की घटना है और सैनिकों की रणनीति का वर्णन मिलता है? तो कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे। कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे। माध्य प्रवास के लेखक कौन है जिसमें 1857 की क्रांति की घटना है सैनिकों की रणनीति का वर्णन मिलता है? तो विष्णु भट्ट गोडसे। फिर देखो द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया जिसमें कैम्पबेल आउटरम और हेवलॉक के आगमन का चित्रण है? टॉम जॉन्स बारकर के द्वारा। किसके द्वारा? टॉम जॉन बारकर के द्वारा। दोबारा सुने, द रिलीफ और लखनऊ नामक चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया जिसमें कैम्पबेल आउटरम और हेवलॉक के आगमन का चित्रण है? तो वह टॉम्स जॉन्स वॉकर। फिर देखो अंग्रेज अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को लाचार व मासूम रूप में दर्शाने वाला ये मेमोरियल चित्र किसने बनाया था? और जोसेफ नोएल पटियन। कौन है? जोसेफ नोएल पेटन। देखो अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को लाचार व मासूम रूप में दर्शाने दर्शाने वाला इन मेमोरियल चित्र किसने बनाया था? जोसेफ नोएल पेटियन ने। फिर देखें कानपुर के विद्रोह के दौरान सिपाहियों से अपनी रक्षा करती किस महिला को वीरता की मूर्ति के रूप में चित्रित किया गया है? मिस व्हीलर के द्वारा। मिस व्हीलर को किसने? मिस व्हीलर। देखो कानपुर के विद्रोह के दौरान सिपाहियों से अपनी रक्षा करती किस महिला को वीरता की मूर्ति के रूप में चित्रित किया गया था? वो है मिस व्हीलर। फिर देखो एजुकेशन ऑफ म्यूटिनी एट पेशावर ब्लोइंग फॉर्म्स द गन्स चित्र का प्रमुख उद्देश्य क्या दर्शाता है? क्या है? एजुकेशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर ब्लोइंग फॉर्म द गन्स चित्र का प्रमुख उद्देश्य क्या दर्शाता है? विद्रोह में दहशत दर्शाता है। क्या है? विद्रोह में दहशत दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विद्रोह में दहशत दर्शाता है। ये प्रकाशित कब हुई थी? 3 अक्टूबर 1857 को। क्या हुई थी? 3 अक्टूबर 1857 को। फिर देखो विद्रोही सिपाहियों को कतार में लटका कर दिखाने वाला इंग्यूकेशन ऑफ म्यूटी म्यूटिनियर्स एट पेशावर चित्र कहाँ प्रकाशित हुआ था? विद्रोही सिपाहियों को कतार में लटका कर दिखाने वाला एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर चित्र कहाँ प्रकाशित हुआ था? इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में होता है। किस? इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में 3 अक्टूबर 1857 विद्यार्थी विद्रोही जो थे कुल कितने थे? 12 थे। उनको उल्टा दर्शाया गया था इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के अंदर। फिर देखो सिकंदराबाद नामक चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया जिसमें प्लेजर गार्डन के खंडहरों को दिखाया गया था? वो सिकंदराबाद नामक चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया जिसमें प्लेजर गार्डन के खंडहरों को दिखाया गया था? तो फेलिस बिएटो। क्या था? फेलिस बिएटो। फेलिस बिएटो। देखो फ्रांसिस ग्रांट था हेनरी हार्डिंग का चित्र बनाया था। फ्रांसिस ग्रांट जो था हेनरी हार्डिंग का चित्र बनाया था।
देखो हेनरी हार्डी का चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया था? फ्रांस ग्रांट के द्वारा बना था। हेनरी हार्डी का चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया था? फ्रांसिस ग्रांट के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांसिस ग्रांट के द्वारा। फिर देखें, द क्लेमेसी ऑफ कैनिंग चित्र में गवर्नर जनरल कैनिंग को दयालु और सौम्य बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया, जो सिपाहियों के प्रति नरमी और क्षमता का भाव प्रकट करता है। फिर देखें, क्योंकि ब्रिटिश प्रेस ने कैनिंग की इस नीति एवं नरमी को कमजोरी मानते हुए उसका अपगम किया था। देखो, द कैलिमिश ऑफ कैनिंग चित्र में गवर्नर जनरल कैनिंग को दयालु और सौम्य बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया है, जो सिपाहियों के प्रति नरमी और क्षमा का भाव प्रकट करता है। ब्रिटिश प्रेस ने कैनिंग की इस नीतिगत नरमी को कमजोरी मानते हुए उसका उपहास किया है। दोनों सही है इसमें। फिर देखो, जस्टिस नामक चित्र में न्याय को एक शांत और तटस्थ स्त्री के रूप में दिखाया गया, जो करुणा का प्रतीक है। गलत है, ये तड़प दिखाया गया है, तड़प दिखाया गया है। जस्टिस नामक चित्र में न्याय को एक शांति और तटस्थ स्त्री के रूप में दिखाया गया, जो करुणा का प्रतीक है। गलत है, ये तड़प दिखाया गया। इस चित्र के माध्यम से कानपुर की घटनाओं के बाद इंग्लैंड में उत्पन्न प्रतिशोध और अपमान की भावना को व्यक्त किया गया है। क्या है? इस चित्र के माध्यम से कानपुर की घटनाओं के बाद इंग्लैंड में उत्पन्न प्रतिशोध और अपमान की भावना को दिखाया गया। हाँ, तो इसमें ए जो है कथन तो गलत है, और जो कथन ए गलत है, कथन दो जो है सही है। इस कथन के माध्यम से कानपुर की घटनाओं के बाद इंग्लैंड में उत्पन्न प्रतिशोध और अपमान की भावनाओं को व्यक्त किया गया है। ये सही है। फिर देखें, 1857 की क्रांति के संदर्भ में सही है। तो फिरंगी जो है फारसी भाषा का शब्द है। शब्द भारतीय भाषा का मूल शब्द है और सम्मान सूचक रूप में प्रयोग होता है। अपमानजनक शब्द है। फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है। किसका है? फारसी भाषा का शब्द है। भारतीय भाषाओं का मूल शब्द है और सम्मान सूचक रूप में प्रयोग होता है। पंजाब की सिख सेना और नेपाल की गोरख सेना 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। पंजाब की कौन सी थी? सिख सेना थी, और नेपाल की गोरखा सेना। और नेपाल की कौन सा थी? गोरखा सेना ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। फिर देखें, ये दूसरा है, सही है। ये अपमान दिखाता है, फिरंगी जो है सम्मान सूचक शब्द नहीं है। रायबरेली के राजा हनुमान सिंह ने विद्रोह को संरक्षण दिया, अंग्रेजों को पनाह दी थी। नहीं, उन्होंने जो रायबरेली के राजा हनुमान सिंह जो थे, उन्होंने पनाह दी थी उनको। 1857 के विद्रोह में सभी भारतीय रियासतों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। क्या 1857 के विद्रोह में सभी भारतीय रियासतों ने अंग्रेजों का विद्रोह किया था, साथ दिया था, साथ। 1857 के विद्रोह में सभी भारतीय रियासतों ने अंग्रेजों का विरोध किया, नहीं, साथ दिया था उनका। फिर देखो, आजमगढ़ घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आजमगढ़ घोषणा का जनता से अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करना। जनता से जो था अंग्रेजों को मतलब साथ देना, है ना, ये था। फिर देखो, आजमगढ़ घोषणा के संदर्भ में हमको बताना है और सही बताना है। देखो, जमींदारों के हितों की रक्षा का आश्वासन दिया। जमींदारों के हितों की रक्षा का क्या दिया था? आश्वासन दिया था। देशी व्यापारियों को प्राथमिकता देने की बात की, जो देशी व्यापारियों को प्राथमिकता देने की बात की थी। और कारीगरों को अंग्रेजी सेवा में बने रहने के लिए कहा। नहीं, ये गलत है। कारीगरों को अंग्रेजी सेवा में बने रहने के लिए नहीं कहा था। पंडित फकीरों को युद्ध में भाग लेने का आह्वान किया। पंडित फकीरों को युद्ध में भाग लेने का आह्वान किया। तो जी डी है जो सही है, सी गलत है। चलिए, इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट था। आगे हम नेक्स्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।